Assalamu alaikum, dear listeners. Hopefully, you all are enjoying the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. This is Muhammad Irfan Ashik, and I welcome all of you at Prospective Teacher. Dear viewers, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था और हम ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 3 सेशंस इसके हो चुके हैं। सबसे पहले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, आउटलाइन का देखा था, हमारे पास आउटलाइन क्या है, सातों यूनिट्स की आउटलाइन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, जो एक टीचर के लिए मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जिसके अंडर लीडरशिप आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनके अंदर फ़र्क क्या है और ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कैसे ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। तो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, हम डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे आपकी कोर्स आउटलाइन में यूनिट नंबर 1 में जो सबसे पहला कंटेंट है वो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ही है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला मैनेजमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है। लीडरशिप को हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट के बारे में हम अपने साबका जो सेशन हमारा हुआ था, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, उसके अंदर भी हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट को हमने देखा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के साथ रिलेट कैसे करती है और उनसे ये मुख्तलिफ कैसे है, डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैनेजमेंट को अगर कहा जाए पेपर में कि प्रॉपरली डिफाइन करें, मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखें अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन, आपके जो यूनिट नंबर 1 की कोर्स आउटलाइन है उसके कंटेंट के मुताबिक, तो आप इसको एक एकेडमिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज so that they are completed efficiently and effectively with and through other people। कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसा अमल है जिस अमल के जरिए या जिस अमल के अंदर या जिस अमल की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं, जो वर्किंग स्फेयर होता है किसी भी इदारे के अंदर, जो काम होते हैं, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पर काम हो रहा होता है, वकूफ़ पजीर होता है, उसको वर्किंग स्फेयर बोलते हैं। तो वर्किंग स्फेयर के अंदर होने वाली जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, उन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाना होता है मैनेजमेंट ने। और उन मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट तो काम नहीं ना कर रहा होता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। अगर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें या किसी भी तालीमी इदारे की बात करें, तो इसके अंदर भी डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारा एग्जाम सेल होता है, एक हमारा एडमिशन ऑफिस होता है, एक हमारा एडमिन ऑफिस होता है, एक हमारा एकेडमिक जो वर्क्स होते हैं, एक कुछ लोग उसको कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो रही होती हैं। उन तमाम डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, हमारे जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। तो ये तारीफ हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि मैनेजमेंट एक ऐसा अमल होता है जिस अमल के ज़रिए हम जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। और वो कोऑर्डिनेशन हम क्यों पैदा करते हैं? सो डैट दे आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि हम उन एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कंप्लीट कर लें विद एंड थ्रू अदर पीपल। दूसरे लोगों को भी उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज के अंदर, और दूसरे लोगों को हमने उन एक्टिविटीज में मैनेज भी करना है। और यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली से मुराद है कि डू थिंग्स राइट, कि हमने काम करते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अपने काम को सीधा करने की कोशिश, सीधा काम करने की कोशिश करनी है, सही दुरुस्त काम करने की कोशिश करनी है। और इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है? इफेक्टिवनेस से मुराद है कि हमने काम करना ही सही है,
ना कि हम खराब काम करें और फिर उसको सीधा करने की कोशिश करें, बल्कि हम शुरू से ही सीधा काम करें सही तरीके से, एक बड़े अच्छे, बड़े हेल्दी और बड़े यूनिक वे में एक बड़ा शानदार किस्म का काम हम करें। तो ये इफेक्टिवनेस होता है। तो एफिशिएंटली को हम कहते हैं डू थिंग्स राइट, और इफेक्टिवली को हम कहते हैं डू राइट थिंग्स। तो अमूमन जो मैनेजर होते हैं वो उनका फोकस एफिशिएंसी पे होता है, और जो लीडर्स होते हैं मैनेजर के साथ साथ जो लीडर्स होते हैं उनका फोकस एफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस पे भी होता है, कि वो काम ही वो करते हैं जो बिल्कुल सही हो, यानी कि दोबारा से दोबारा दोबारा उनको वो करना ही ना पड़े, सिर्फ एक दफा करें और एक दफा ही वो सोने पे सुहागा कर दें। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार, क्योंकि एक दफा ही करें तो उसको ही बड़ा इतना अच्छे तरीके से परफेक्ट अंदाज में करें। और एफिशिएंसी से क्या मुराद होता है कि इसके अंदर परफेक्शन नहीं होती, बहुत हद एक जो मैक्सिमम उसके अंदर आप परफेक्शन नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, डू थिंग्स राइट की तरफ चलें। तो होपफुली आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस का फर्क पता चल चुका होगा। हम इस तारीफ को दोबारा देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा अमल है जिस अमल के जरिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वर्किंग स्फेयर पे, उन एक्टिविटीज के आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं। और हम मैनेजर ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं खुद एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हूँ और दूसरे जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करूँ, और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो ऑर्गेनाइजेशनल टास्क हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। एक और हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट टेल्स व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय होम टू डू। कि मैनेजमेंट एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पता चलता है कि हमने करना क्या है, कहाँ पर करना है, कब करना है और किसके जरिए करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू। कि मैनेजमेंट के जरिए हमें ये पता चलता है। तो इंडिविजुअल्स हु इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर नोन एज मैनेजर, और जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर वाली दोनों assumption में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम मैनेजर्स कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, हु आर मैनेजर्स। मैनेजर्स को देख लेते हैं जी। मैनेजर्स कौन होते हैं? someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals। कि मैनेजर ऐसे लोगों को कहते हैं जो दूसरे लोगों की जो काम करने की सरगर्मियां होती हैं, जो किसी इदारे के अंदर जो सरगर्मियां हो रही हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, उन एक्टिविटीज को, उन वर्किंग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अहदाफ को हासिल करने के लिए। मैनेजर्स आर द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हु टोल्ड अदर्स, जो दूसरों को बताते हैं कि भाई आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपने काम ये वाला करना है और इसको ऐसे करना है। तो ये लोग मैनेजर होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जो मैनेजर्स होते हैं वो 3 तरह के मैनेजर्स हो सकते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजर्स। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, फिर मिडिल मैनेजर होते हैं, फिर टॉप मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को आप यूं समझ रहे हैं कि ये हरावल दस्ता होता है। सबसे पहले जो मैनेजर्स होते हैं, सबसे लोएस्ट रैंक के जो मैनेजर होते हैं, उनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कह देते हैं। और लोएस्ट रैंक से ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल मैनेजर्स होते हैं, और मिडिल मैनेजर्स से जो सबसे हाईएस्ट लेवल की मैनेजमेंट होती है उनको हम टॉप मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये एक हायरार्की है। सबसे ऊपर टॉप मैनेजर्स हैं, उनके नीचे मिडिल मैनेजर्स हैं, उनके नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के डायरेक्टली अंडर नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज, यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो काम कर रही होती है। वर्किंग क्लास के काम को डायरेक्टली किसने देखना है? नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज ने देखना है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर ने किनको देखना? नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज के, यानी कि वर्किंग क्लास के काम को देखना होता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर किसको रिपोर्ट करते हैं? मिडिल मैनेजर को, और मिडिल मैनेजर रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजर को। तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन मैनेजर की मिसालें आ जाती हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन हो सकते हैं? सुपरवाइजर जो होते हैं, शिफ्ट मैनेजर्स होते हैं, ये डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, जो ऑफिस मैनेजर होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंदर। और मिडिल मैनेजर्स किस में आते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है, उनके ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। यानी कि ये एक हायरार्की है, चेन ऑफ हायरार्की है। आप इसको स्केलर चेन भी कह सकते हैं।
तो मिडिल मैनेजर्स को इन्होंने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने रिपोर्ट के अंदर मिडिल मैनेजर्स अमूमन कौन से होते हैं, रीजनल लीडर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्लांट मैनेजर हैं, डिवीजन मैनेजर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये सारे लोग, ये कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, ये सारे कौन होते हैं, ये आपके मिडिल मैनेजर्स में आ जाते हैं। और मिडिल मैनेजर्स ने किन को रूल करना है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, और इन्होंने अपने ऑर्डर्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को देने हैं। मिडिल मैनेजर्स ने डायरेक्ट एम्प्लॉयज के साथ कांटेक्ट नहीं करना, इन्होंने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बताना है कि भाई मुझे ये काम करो। फर्स्ट लाइन मैनेजर ने आगे डायरेक्ट एम्प्लॉयज को के साथ डील करना होता है। उसके बाद टॉप मैनेजर्स आ जाते हैं। टॉप मैनेजर्स डायरेक्टली डील करते हैं मिडिल मैनेजर्स के साथ, यानी कि आप यूं समझें कि मिडिल मैनेजर्स ने आगे रिपोर्ट करना होता है टॉप मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत कम, बहुत शाज़ो नाज़र मिडिल मैनेजर्स को क्रॉस करके फर्स्ट लाइन मैनेजर या एम्प्लॉयज की तरफ जाती है। तो टॉप मैनेजर्स में कौन लोग आ जाते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीईओज हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं, डीन हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये लोग किसके अंदर आ जाते हैं, ये टॉप मैनेजर मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह मैनेजर की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसी तरह मैनेजमेंट की टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डिसीजन एंड एस्टैब्लिशिंग द गोल्स एंड प्लान्स दैट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कि इन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी मेकिंग करनी है, डिसीजन करनी है, तो इनमें कौन लोग आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। इसी तरह मिडिल लेवल मैनेजर में क्या आते हैं, मेंबर्स बिटवीन फर्स्ट लाइन यानी कि बॉटम लेवल एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजर। दे मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इनके अंदर आ जाते हैं, प्लांट मैनेजर, डिवीजन मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, रीजनल मैनेजर। इसी तरह बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग शामिल होते हैं, दे आर द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। इनमें इन्होंने डायरेक्टली जो हमारे पास प्रोडक्शन स्टाफ होता है, ऐसे लोग जो प्रोडक्शन के अंदर शामिल इन्वॉल्व होते हैं, उनके काम को इन्होंने देखना होता है। इसके अंदर सुपरवाइजर हैं, फोरमैन हैं, शिफ्ट मैनेजर हैं। होपफुली आपको मैनेजर की 3 किस्मों का और मैनेजमेंट की तीनों किस्मों का पता चल चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, के जो एक मैनेजर है, मैनेजर के रोल क्या होते हैं या मैनेजमेंट के क्या रोल होते हैं। इनको हम रोल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और इनको हम रोल ऑफ दूसरा रोल ऑफ मैनेजमेंट और रोल ऑफ मैनेजर्स भी कह रहे होते हैं। तो रोल ऑफ मैनेजर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इंटरपर्सनल रोल्स आ जाते हैं। ये रोल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी मिन्सबर्ग ने ये 3 रोल दिए थे। इसने कहा था कि मैनेजर या मैनेजमेंट के 3 रोल होते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल होता है। इंटरपर्सनल रोल से मुराद है कि इंटरपर्सनल यानी कि आपने लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात बनाने का किरदार है वो भी अदा करना होता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस आप लोगों ने डेवलप करने होते हैं। तो इंटरपर्सनल जो रोल्स आ जाते हैं, इनमें हमारे पास रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शंस होता है अमंग द इंडिविजुअल्स। और रिलेशनशिप हमारे पास जो इंडिविजुअल्स के साथ होता है वो इंडिविजुअल्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। और ये जो रोल हैं, इंटरपर्सनल रोल है, ये रोल सेंटर्ड अराउंड होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग और रिलेशनशिप मेंटेनिंग के। तो इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर फर्दर हमारे पास फिगर हेड है। तो फिगर हेड से मुराद ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है वो एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कर रहा होता है। वो बतौर एक नुमाइंदे, ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। जब वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ काम करेगा या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करना होता है। इसमें वो क्या करता है, सेरेमोनियल ड्यूटीज भी उसके जिम्मे होती हैं, सोशल ड्यूटीज भी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैनेजर को कुछ इवेंट्स को अटेंड करने के लिए भेज दिया जाता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास भेज दिया जाता है। जो सम टाइम मैनेजर जो होता है, जब वो एज अ फिगर हेड काम कर रहा है, वो लीडरशिप लीडरशिप कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया जी लीडर। लीडर से क्या मुराद है, इसमें मैनेजर
इंटरपर्सनल रोल में जब मैनेजर लीडर का रोल प्ले करेगा, इसमें मैनेजर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम की जाती है वो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम की जाती हैं, कि मैनेजर्स को एज्यूम किया जाता है लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। मिसाल के तौर पे जो मैनेजर होता है जब वो एज अ लीडर काम कर रहा होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है, और अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को गाइडेंस फ्राहम करते हैं, टीम वर्क को फैसिलिटेट करते हैं। और अगर उस टीम के अंदर किसी किस्म के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना भी लीडर की जिम्मेदारी होती है। और लीडर का रोल कौन प्ले कर रहा होता है? मैनेजर रोल प्ले कर रहा होता है। एंड द थर्ड वन, इंटरपर्सनल रोल के अंदर जो तीसरा हमारे पास है जो मैनेजर है, वो लाइजॉन का रोल प्ले कर रहा है। तो मैनेजर क्या करते हैं? मैनेजर डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, या जो लेवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है या लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट होती है, उनके दरमियान या एम्प्लॉयज और मैनेजर के दरमियान, हायर अप्स के दरमियान एक कनेक्शन बना रहा होता है। एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रहा होता है, एज अ लाइजॉन रोल प्ले कर रहा होता है। वो क्या करता है? कोलैबोरेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होती हैं अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा कि मल्टीपल डिपार्टमेंट होती हैं, और अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स जो एक्टिविटीज होती हैं मैनेजर ने उनको क्या करना होता है? कोऑर्डिनेट करना होता है। वो टीम्स को कोऑर्डिनेट करता है और उनके दरमियान कोलैबोरेशन कायम करता है। एक्सटर्नल जो एंटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो सप्लायर हैं, जो दूसरे बाहर से क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके साथ उसने इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन भी करनी होती है। तो ये जब मैनेजर ऐसे काम करेगा तो उसको हम कहेंगे एज अ लाइजॉन कह रहे हैं। लाइजॉन के बाद हमारे पास आ जाता है जी इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल इंफॉर्मेशनल रोल में हमारे पास इंफॉर्मेशनल रोल में हमारे पास मॉनिटर आ जाते हैं। मॉनिटर के बाद हमारे पास दूसरा डिसेमिनेटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, उनके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात होती हैं उन इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सबसे पहले, फिर उनको प्रोसेस करते हैं, और फिर उनको हम क्या करते हैं? डिसेमिनेट करते हैं, आगे फैलाते हैं। Managers play these roles to stay informed, communicate effectively, and make informed decisions. और ये जो इंफॉर्मेशनल रोल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास मॉनिटरिंग का रोल आ जाता है, डिसेमिनेटर का रोल आ जाता है, और स्पोक्स पर्सन का रोल आ जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मॉनिटरिंग के इंफॉर्मेशनल रोल में मैनेजर जब एज अ मॉनिटर रोल प्ले कर रहा है तो वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैनेजर्स क्या करता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, कि वो अपने बैरूनी जराए किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से मौजूद इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हैं उनको वो गैदर कर रहा है। तो उसमें वो किन को करता है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है? वो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के मॉडर्न ट्रेंड्स को मॉनिटर कर सकता है, वो मार्केट की कंडीशंस को कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मॉनिटर कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस होती है उसको असेस कर सकता है, वो पोटेंशियल जो इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज होती हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनको भी आइडेंटिफाई करता है। तो जब मॉनिटर एज अ मॉनिटर के रोल प्ले कर रहा था, और जब मैनेजर एज अ डिसेमिनेटर का रोल प्ले करता है पर्टिकुलरली इन इंफॉर्मेशनल रोल, तो फिर क्या करता है? मैनेजर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, डिसेमिनेट यानी कि आगे फैला रहा होता है।
मैनेजर शेयर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद टीम मेंबर्स, विद देयर टीम मेंबर्स। वो अपने टीम मेंबर्स के साथ जो मतलूबा मालूमात होती हैं वो शेयर करता है। वो ना सिर्फ अपनी टीम मेंबर के साथ शेयर करता है बल्कि वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और इस बात को यकीनी बनाता है कि जो दुरुस्त मालूमात हैं वो दुरुस्त बंदे के पास और टाइमली पहुंचे और बगैर किसी बैरियर के पहुंचे। इसी में डिसेमिनेटर के रोल पे के तौर पे जो मैनेजर होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट्स भी कर रहा होता है, जिसमें वो गोल्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में भी लोगों को बता रहा होता है। एंड जब मैनेजर एज अ स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम कर रहा होता है तो फिर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैनेजर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज के साथ तो काम करना ही होता है, लेकिन मैनेजर एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी कम्युनिकेशन करता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे के तौर पे। फॉर एग्जांपल उसने मीडिया के साथ टॉक करनी है, मीडिया टॉक करनी है, शेयर होल्डर्स के साथ बात करनी है, उसने डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कम्युनिकेट करना है, उनके साथ उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का विजन शेयर करेगा, मिशन शेयर करेगा, अपनी परफॉर्मेंस उनको बताएगा और उनकी इंक्वायरीज और जो कंसर्न्स होंगी उनको एड्रेस करेगा। तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंट रोल्स के बाद, बल्कि ये हमारे पास आगे इसमें रह जाता है जी, इंटरपर्सनल रोल हो गया हमारा, इंफॉर्मेशनल रोल हो गया और नेक्स्ट हमारे पास हो गया इसका डिसीजनल रोल। तो अब हम इसको देख लेते हैं जी, डिसीजनल रोल के अंदर क्या शुमार होता है जब मैनेजर ने डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, डिसीजनल रोल्स जो वो सर्कुलेट करता है, या डिसीजनल रोल के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो डिसीजनल रोल्स के अंदर चॉइस मेकिंग होती है। मैनेजर क्या करता है, चॉइसेस लेता है, मेकिंग चॉइस होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स के तौर पे काम कर रहा होता है, प्रायोरिटीज को सेट करता है। और ये जो मैनेजर होता है ये काम क्यों करता है, ये इस वजह से करता है कि वो डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं और जो डिफरेंट रिसोर्सेज उसके पास हैं उनकी प्रॉपर एलोकेशन हो सके, वो चैलेंजेस को एड्रेस कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की डायरेक्शन जो है उसको डिटर्मिन कर सके और एम्प्लॉयज को गाइड कर सके। तो डिसीजनल रोल के अंदर जो मैनेजर होता है वो एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहा होता है, एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर भी काम कर रहा होता है और एज अ रिसोर्स एलोकेटर भी काम कर रहा होता है। तो हम देख लेते हैं जी, एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर जब ये काम करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी क्या होता है, सॉरी एंटरप्रेन्योर के तौर पे जब ये काम करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी क्या होती है। इसमें जब मैनेजर एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहा होता है तो सबसे पहले तो भाई वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन मौके, तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस की तरफ जाने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। इनिशिएटिव वो देखता है और चेंज एक लेके आने की कोशिश करता है, यानी कि ड्राइव फॉर चेंज। और वो क्या करता है, एक बड़ा कैलकुलेटेड से रिस्क भी लेता है। और ये क्यों वो एक रिस्क ले रहा है, चेंज लेके आ रहा है और इनिशिएटिव, डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव ले रहा है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए लेके आ रहा होता है। और ना सिर्फ वो उनको अंदर इम्प्रूव लेके आ रहा होता है बल्कि वो नई प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है थ्रू इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज के जरिए। तो दूसरे नंबर पे मैनेजर डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पे भी काम कर रहा होता है जब वो डिसीजन लेता है। तो इसमें क्या आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, क्राइसिस जन्म ले सकते हैं, डिफरेंट डिसरप्शंस आ सकती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको क्या करना होता है, मैनेजर ने एड्रेस और मैनेज करना होता है। मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एनालाइज करता है, उनके बारे में फैसला लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है और एक्शंस लेता है उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर में मैनेजर ने क्या करना, जो उसके पास डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज हैं, वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनको उसने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है।
उनमें बजट आ जाता है, स्टाफ आ जाता है, इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, टास्क हैं, डिपार्टमेंट बेस्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज आ जाती हैं और ज़रूरतों के मुताबिक वो रिसोर्स को एलोकेट कर रहा होता है। एट द एंड डिसीजनल रोल में हमारे पास निगोशिएटर आता है कि मैनेजर ने एज अ निगोशिएटर भी काम करना होता है। मैनेजर जो होते हैं वो हमेशा इंगेज रहते हैं या अपने आप को इंगेज रखते हैं निगोशिएशंस के अंदर। जब वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ या इंटरनली या एक्सटर्नली डिफरेंट पार्टीज के साथ वो एग्रीमेंट्स करते हैं तो उनको निगोशिएट भी करना पड़ता है। वो अपने सबसे पहले तो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखना है, तब उसने निगोशिएशन करनी है। वो एम्प्लॉयज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हों या वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स हों या उनकी क्वेरीज हों या इश्यूज हों, और वो क्या करता है म्यूचुअली जो बेनिफिशियल आउटकम्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये हमारे पास थे रोल ऑफ मैनेजमेंट। और रोल ऑफ मैनेजमेंट के साथ हमारे पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं जिनको हम मैनेजमेंट स्किल्स कह देते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स में हमारे पास 3 किस्म की स्किल्स होती हैं। एक कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है, ह्यूमन स्किल होती है और टेक्निकल स्किल होती है। कौन यानी कि ये तीनों स्किल एक मैनेजर के पास होनी भी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल से मुराद क्या होता है कि मैनेजर ने अपने दिमाग से काम लेना होता है। डिफरेंट उसने जो फंक्शंस होते हैं वो कॉग्निटिवली परफॉर्म करने होते हैं। मिसाल के तौर पे उसने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, यानी कि मैनेजर्स की एबिलिटी टू थिंक स्ट्रैटेजिकली, और वो ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल लेके चल रहा होता है। उसने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कॉम्प्लेक्स आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को कैसे ग्रैस्प करना है। और ये जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं इसके अंदर एनालाइजिंग हो जाती है, वैल्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की एवेल्युएशन हो जाती है। मैनेजर इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और डिफरेंट डिसीजन लेता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं वो मैनेजर को इनेबल करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बिगर पिक्चर के तौर पे देखे और उसके अकॉर्डिंग और अपने जो एक्शंस हैं और अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म विजन के मुताबिक इंक्लाइन करे। ह्यूमन स्किल आ गया। ह्यूमन स्किल से मुराद हमने पीछे ये जो इंटरपर्सनल रोल पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन स्किल के रिलेटेड हैं कि मैनेजर ने क्या करना होता है। वो लोगों के साथ ताल्लुकात उसने मेंटेन करने होते हैं। वो लोग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, ताकि वो इफेक्टिवली दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके काम को मैनेज कर सके। इनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग आ जाती है। इसके अंदर इंस्पायर करना होता है, मोटिवेट करना होता है अपने टीम मेंबर्स को। तो ये जो ह्यूमन स्किल्स होती हैं इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाती है, इफेक्टिव लिसनिंग आ जाती है, एम्पैथी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ जाती है, टीम बिल्डिंग आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है। तो ये ज़रूरी क्यों होती है? ये बहुत क्रूशियल साबित होती है जब हमें पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, कोलैबोरेशन को हमने प्रमोट करना होता है, और जब हमने जो डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल टीम के अंदर, उनको मैनेज करना होता है। थर्ड वन हमारे पास टेक्निकल स्किल होती है। टेक्निकल स्किल को हम कह देते हैं कि ये उसकी किसी भी काम के साथ जो उसकी स्किल ओरिएंटेशन होती है ना, उसकी एबिलिटीज होती हैं, यानी कि स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने में किसी भी एक फील्ड के अंदर। तो इसको हम टेक्निकल स्किल्स कह देते हैं, ताकि मैनेजर ने जिन लोगों के काम को मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल एक टीचिंग फील्ड के अंदर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एक हेड है, तो वो एज अ मैनेजर काम कर रहा है ना, तो उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं कि उसको भाई पढ़ाना खुद को, आज वो सिर्फ मैनेजर ना हो, उसको पढ़ाना भी आता हो टेक्निकली, उसको जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको यूज भी करना, खुद को भी यूज करना आता हो, वो खुद एक अच्छा टीचर भी हो, क्योंकि उसने टीचर्स के काम को टीचर के काम को मैनेज करना है। तो के काम को मैनेज करना है वो काम उसको खुद भी आता हो, यानी कि वो टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह ताला लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू मे आस्क इन माय व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन ईमेल मी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।